बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बहुत से अहम अमूर और बहुत से अहम फैसलों के हवाले से तो अपनी अहमियत की हामिल है ही, लेकिन इस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज क्या रही और उस पर बात करेंगे। और दो वीडियोज़ आपको दिखाएंगे। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये दो वीडियो दो बड़ी कहानियाँ बयान करती हैं। इसे आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा पीटीआई के इजलास की आपको अंदरूनी कहानी बताएंगे। उस इजलास में खान साहब बड़े बरहम हुए। कोर कमेटी का ये इजलास था। खान साहब की नाराज़गी की वजह क्या थी और इस कोर कमेटी के इजलास में क्या उस मुलाकात का जिक्र किया गया जो कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से दो मुलाकातें हुई हैं। वैसे तो आर्मी चीफ की दो मुलाकातों के हवाले से जो कि इमरान खान से हुई है, अब ज़्यादातर जो मीडिया पर्सनस हैं वो इस बात को मान चुके हैं कि ये दो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी इन मुलाकातों का अंजाम खुशगवार नहीं हुआ और ये मुलाकातें बहुत ही नाखुशगवार तरीके से ख़त्म हुई। इनमें गर्मी सर्दी हुई, इनमें खास साहब की जो बहुत सी बातें मुस्तरद कर दी गई। ये मैंने भी आपको ख़बर दी थी और उसके बाद बहुत से लोगों ने इसे डिनाइल किया। बहुत से लोग ये कह रहे थे अपने अपने सोर्सेज से और बड़े दावे से कह रहे थे कि ये मुलाकात नहीं हुई है। यानी जनरल एहसानुल हक जो कि रिटायर्ड DGI हैं, उन्होंने पहली मुलाकात कराई इमरान खान की। तो ये हमने आपको पहले बता दिया था कि उनकी मुलाकात DGI ने नहीं कराई, यानी एक्स DGI से नहीं कराई। वो मिले थे आरिफ अलवी साहब से और फिर आरिफ अलवी साहब ने उनके ज़रिए या किसी और तरीके से आर्मी चीफ से मुलाकात की और फिर ईवान सदर में ये दो मुलाकातों का अहतमाम किया गया जो इमरान खान साहब से कराई गई। अब इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ ये आप जान चुके हैं, लेकिन इसकी दो एंगल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुलाकातें नाखुशगवार तरीके से ख़त्म हुई और जो PTI का हल्का अहबाब है या उनके जो मीडिया पर्सनस हैं, उनके जो हमायती मीडिया है, वो ये प्रोपोगेंडा कर रहा है, वो ये कह रहा है जी कि इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। तो ये दो एंगल हैं, इन दोनों पर बात करेंगे कि इनमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। और फिर कोर कमेटी के इजलास के बाद ही खान साहब ने जो 4 सदा में जलसा किया उसमें उन्होंने कहा कि वो आइंदा काबीना में ऐसा वजीर नहीं बनाएंगे जिसका कोई बैरून मुल्क का साथ। तो उनका इशारा किस तरफ था ये आपको बताएंगे। इसके अलावा एक ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लक गुफ्तगू नहीं होगी, ना ही कोई एजेंडा इस तरह का यानी इसमें शामिल है। तो इसमें क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है और वो ये की है कि हम नहीं चाहते कोई ऐसा फ़ैसला करें जिससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो। तो मुस्लिम लीग नून को क्या इस बात का ख़दशा है कि वो कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं या उन पर किसी ऐसे फ़ैसले का दबाव है पार्टी के अंदर से बाहर से कि जो वो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इस फैसले की वजह से पार्टी पर मुश्किलात आ सकती है। तो उस पर बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ क्या ये जो दो निकात मैंने आपको बताए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती का नवाज शरीफ से कोई डिस्कस नहीं होगा और दूसरा जो है कि हम ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा हों। इंपॉर्टेंट खबर है इस खबर के साथ कि जनरल मुशर्रफ के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे तारिक अजीज़, उनका इंतकाल हो गया है। और कुछ अर्सा कबल वो मुशर्रफ साहब से मिलने दुबई भी गए थे। बहुत ही ताकतवर आदमी थे मुशर्रफ साहब। जितनी देर इक़्तिदार में रहे वो उनके करीबी दोस्त भी थे, उनके अतालीक भी थे, उनके क्या कहते हैं ब्रेन मास्टरमाइंड थे बहुत सी चीज़ों के। और मुस्लिम लीग काफ की जमात का बनाना यह एक ताकत होती है, वो इनके पास थी, यानी किंग मेकर थे। इन्होंने मुस्लिम लीग काफ बनाने में चौधरी शुजात को मुशर्रफ के करीब लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। इसके अलावा जनरल मुशर्रफ के दौरा भारत के दौरान बैक डोर डिप्लोमेसी में भी इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। तो उनके इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत करे। लेकिन एक ऐसा ताकतवर शख्स जो पाकिस्तान की सियासत पर तकरीबन 10 साल उसने बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की है, उसके हाथों से बहुत से फैसले हुए और उसके हाथों के लगाए हुए बहुत से पौधे आज तनावर दरख्त बन चुके हैं और वो सियासतदान है। बहुत से लोग तो भी वज़ीर भी हैं, लेकिन ख़ुद वो जो है आप इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक भी है कि किसी ने भी दुनिया में नहीं रहना। जो आज ताकतवर नज़र आते हैं कल उनके पास ताकत नहीं होगी, और जो कल ताकतवर थे वो आज बेदस्तोपा नज़र आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इमरान खान को आड़े हाथों लिया। अब मौलाना फजलुर रहमान जब सियासत में इन होते हैं,
इन हालात में जो हमने पिछले 5-6 महीनों में जो देखा है वो सिर्फ इस सूरत में इन होते हैं जब इमरान खान या उनकी जमात का कोई प्रेशर हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर आता है। तो उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन हमारी मर्ज़ी से होंगे और अगर आपने लॉन्ग मार्च करना तो आप आएँ, हकीम सनाउल्लाह आपके इंतज़ार में बैठा है। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरली कहा कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से नहीं होंगे। तुम कॉल दे दो, आप कॉल देना चाहते हैं तो कॉल दे दें, उस पर बाद में हम बात कर लेंगे। इमरान खान से मुखातब देकर उन्होंने कहा कि आप कॉल देना चाहते हैं तो कॉल दे लें, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की कॉल के इंतज़ार में बैठी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो लंदन में क्या हो रहा है, लंदन इजलास में। सबसे पहले तो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो आप देखिए जब शहबाज शरीफ और उनके साथ जो रुफ़का कार हैं वो पहुँचे हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने, और उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शायद सियासत में जिनका बहुत नाम नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज और कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। और ये हुसैन हसन नवाज़ की रिहाइशगाह है। और उस मुलाकात में आप देखें कि शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ से उसमें वो हाथ मिला रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जब शहबाज शरीफ गए थे लंदन वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद और मिले थे नवाज शरीफ से, तो बाकायदा उन्होंने गले मिले और उन्होंने नवाज शरीफ के घुटने छुए और वो खासे बाअदब मुअद्दब नज़र आए। इस मुलाकात में आपको वो जेस्चर नज़र नहीं आया। एक बात मैं इस पर बाद में बात करूँगा कि वो क्या था, लेकिन ये मुलाकात का तरीका कि किसी भी सूरत में कि हाँ नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं, नाखुश हैं, बहुत सी बातों पे वो नाराज़ है। वो समझती है कि हुकूमत या हुक्मरान जमात ने उनकी मशवरों को नज़रअंदाज किया, ख़ासकर महंगाई के मामले में और ख़ासकर इमरान खान को रियायत देने के मामले में। यानी इन्होंने खासा यानी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। तो ये बात तो तय है कि नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है और वो इस तरह मुफ्ती इस्माइल की कारकर्दगी से खुश नहीं है, बहुत से वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पुरतपाक तरीके से मुसाफा करते हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं और सबको खुशामदीद कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ साबिक़ वज़ीर इमरान खान की। उन्होंने आज पंजाब की जो पार्टी है उससे ख़िताब किया, ये PTI की जमात है, उससे उन्होंने यानी इजलास से ख़िताब किया। जब वो गए मिलने के लिए तो आप देखेंगे उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया और उनका इस्तकबाल ऐसे किया जा रहा है जैसे एक शहनशाह मौज़म का किया जा रहा है। बादशाहों से हाथ नहीं मिलाए जाते, बादशाहों से को आप सीने पे हाथ रख के मिलते हैं, अदब से मिलते हैं, झुक के मिलते हैं। तो ये ख़ास साहब की जो मुलाकात हो रही है इसमें आपको वाज़ह तौर पर वो मुतलकुल अनानियत का एक नज़र आता है। तो ये 2 तस्वीरें हैं, दोनों हुक्मरान हैं, दोनों साबिक़ हुक्मरान हैं, वो भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, ये भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको शख्सियत का, किरदार का, अखलाक का ये वो पहलू नज़र आता है जिसके ऊपर हम बात करते हैं अमूमन कि ख़ास साहब की जो उनका तरीक़ेकार है वो उसके अंदर रौनक, तकब्बुर ये पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोगों से जमहूरी अंदाज में लोग उनसे वालहाना तरीके से नहीं मिल सकते। हाथ मिलाना तो बड़ी दूर की बात है, गले मिलना बड़ी दूर की बात है, वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ तो गले भी लगा लेते हैं, लोगों को मिलते भी हैं और बहुत दफ़ा हमने देखा कि लोगों को खासकर उन्होंने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया और उनको सीने से भी लगाया। तो हाँ साहब उसके बरक्स आपको ये दो तस्वीरें कहते हैं ना, जो तस्वीर होती है वो 1000 लफ्ज़ों में भारी होती है। अगर आप दोनों तस्वीरों को देख लें, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करता, आप दोनों वीडियोस को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दोनों का एक एटीट्यूड क्या है। खान का जो मानने वाले हैं उसे स्वैग समझते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये एक गैर अखलाकी तरीका है, लोगों से मुसाफा करना चाहिए। मुसलमान जो भी है सबसे पहले जब मिलता है तो सलाम भी करता है, मुसाफा भी करता है। ये जिस अंदाज से मिल रहे हैं ये ना जमहूरी है ना इस्लामी अंदाज है। तो ये तो 2 वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई। अब आपको इमरान खान साहब के इजलास की अंदरूनी कहानी बताते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लंदन इजलास की कहानी बताऊँगा। इमरान खान साहब ने जो इजलास किया कल कोर कमेटी का, बड़े अरसे बाद उनका इजलास हुआ था क्योंकि खान साहब जलसे जुलूसों में फंसे हुए थे और वो बड़े अरसे से जलसे जुलूस करते चले आ रहे हैं। जुलूस से मुराद ये कि वो कैंपेन्स अपनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासे नाराज़ हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि यानी कुछ इनडायरेक्टली बात की, कुछ उन्होंने डायरेक्टली बात की। कुछ लोगों को उन्होंने मुखातब करके कहा कि मुझे सब पता है कि कौन एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा है और आप लोग मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करें। आप लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं उससे मुझे तासुर मिलता है कि आप लोगों को मुझ पे एतमाद नहीं है और पार्टी पे एतमाद नहीं है और कुछ लोग इनफरादी हैसियत से एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं जो कि सही नहीं है।
जो पार्टी पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करें और किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ख़ासकर पार्टी पॉलिसी को मद्देनज़र रखें और सोशल मीडिया पे जो आप ट्वीट करते हैं उसको पार्टी पॉलिसी के मुताबिक रखें। तो उन्होंने एक इसमें मॉनिटरिंग वो भी लगा दिया, यानी कोई पार्टी का जो सीनियर लीडर इनको मॉनिटर करेगा, तो शीरी मज़ारी की ड्यूटी लगाई गई है। हमारी अदालतें मॉनिटरिंग जज लगाया करती थी, तो इन्होंने मॉनिटरिंग अफसर लगा दिया है अपने ही कोर कमेटी के लोगों के ऊपर। और ये धमकी दी कि अगर किसी ने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से मुझे बताए बगैर मुलाकात करने की कोशिश की तो उससे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ठुडे मार के कर दिया जाएगा। और उनका इशारा वाज़ेह तौर पर जिन लोगों की तरफ था उनके बारे में उन्होंने कल चारसद्दा के जलसे में खिताब करते हुए कहा है बाकायदा कि जो लोग जिनका बैरून मुल्क असासा है उनको हम पार्टी के अंदर नहीं लेंगे। यानी इससे पहले खान साहब की पार्टी की अगर आप लिस्ट निकालें तो माशाल्लाह पार्टी में एक लंबी लाइन है वज़रा की, चाहे वो मुइज़ यूसुफ हो, जुल्फ़ी बुखारी हो, फैसल वाडा हो, ये सब वो लोग हैं जिनके बैरून मुल्क बहुत जायदादें हैं। और उसको छोड़ें, अभी भी खान साहब की जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है उनके जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही, उनके साहबजादे मूनुस इलाही की दुनिया भर में बहुत जायदादें हैं। मूनुस इलाही स्पेन में बड़ी जायदाद है उनकी, और एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों में कई जायदादें हैं। तो बहुत से लोग हैं उनके अभी भी। तो उन्होंने कल इसको कहा, लेकिन जो उनका पर्टिकुलर जो उन्होंने फोकस किया था ना वो इन्हीं दो को किया था। फैसल वाडा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते कर रहे हैं और उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी खान साहब नू माफ़ कर दो, और खान साहब को लोगों ने घेरा हुआ है और ऐसे है। वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों को दुरुस्त किया जाए, जिस पर फवाद चौधरी जो है वो खासी नाराज़ थे। और फैसल वाडा ने कुछ दिन कबल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे फवाद चौधरी जैसे लोगों को, ये खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। उसी का रिएक्शन खान साहब ने फिर दिया इजलास के अंदर फैसल वाडा को और जुल्फ़ी बुखारी को कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत से लोगों ने नाम नहीं बताए, लेकिन ये नाम लिए और फिर इन्हीं को उन्होंने वार्निंग दी कि फिर मैं जो लोग बैरून मुल्क असासे हैं जिनके मैं उनको अपनी पार्टी में या कबीना में नहीं लूँगा। अब खान साहब को चूँकि ये ज़्यादा यानी उनको एतमाद आ गया कि उनके पास उनके जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं, तो उनको अब उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों के बलबूते पे उन्होंने पिछली दफ़ा हुकूमत की। और इसमें बड़े लोग शामिल थे जिनमें कोई 12-15 लोग हैं, अभी भी सारिया निश्तर वो भी उनके तल्लुक भी बैरून मुल्क से उन जायदाद थे, ये वो सब कुछ उनका बाहर ही है। तो ऐसे लोग जो अभी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तानिया दुरुस और जो मुझे नाम याद आता है नदीम बाबर और शहजाद अकबर साहब, तो ये सारे वो लोग हैं। तो ये जो काबीना का सर है और ये इन सब में बैरून मुल्क जिनके साथ थे वो तो अब हाजिर कहते हैं मैंने लोड नहीं की, अब मैंने इनको साथ नहीं रखना, क्योंकि ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में थे और अब भी मुझसे पूछे बगैर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर खासी बर्मी का इज़हार किया कि नो मोर, कोई मुलाकात नहीं करेगा। और फिर उन्होंने इजलास के अंदर कहा जी हम लॉन्ग मार्च करने वाले हैं, तैयारी करें और पैसे इकट्ठे करें, पार्टी के जो लोग हैं फाइनेंस का बंदोबस्त करें, क्योंकि हमने लॉन्ग मार्च करना है और कॉल दूंगा जल्दी और फिर इसकी तैयारी पकड़ें। तो इसका मतलब पार्टी के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकातों के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, यानी कोई पार्टी के लोगों को यकीन नहीं दिलाया कि हमारी हुकूमत आ रही है और अब तैयारी पकड़े और हमारी बातचीत दुरुस्त हो रही है, हमारी बातचीत ठीक हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। इसके बरक्स उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर नाराज़गी का इजहार किया है, या वो समझते हैं कि बाद लोग बाला बाला मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से उनके ख़िलाफ़ को कंपेन कर रहे हैं या अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। तो खान साहब ने इजलास के अंदर जब कोई बात नहीं की तो उससे मैं ये अखज़ करने में मुझे हक़ है कि मैं ये समझूं कि पीटीआई की बात नहीं बनी। इमरान खान साहब अब भी समझते हैं कि उनको लॉन्ग मार्च ही करना पड़ेगा, अब भी उन्होंने कब करना है ये उन पर मुनहसर है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कहती है आप लॉन्ग मार्च करें, फिर आपको बताएंगे आपने करना क्या। लंदन इजलास की कहानी आपको बताते हैं। लंदन इजलास मैंने क्यों कहा कि पिछली दफ़ा जब गए थे शहबाज शरीफ मिलने के लिए नवाज शरीफ से, तो मुलाकात का एक बड़ा ही दिलचस्प मंजर था जिसमें उन्होंने गले मिले और घुटनों को हाथ लगाया और लगता था कि बड़े भाई से छोटा भाई मिल रहा है और बाअदब है और बानसीब है, तभी वो हुक्मरान बन गया। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मुलाकात बिल्कुल ऐसे थी जैसे दो फरीक मिलते हैं या दो अलग अलग लोग मिलते हैं, सबसे हाथ मिलाया जैसे नवाज शरीफ मिलाते हैं। नवाज शरीफ बड़े गहरे आदमी, अपने चेहरे से अपने तासुरात को कभी जाहिर नहीं करते, उनके चेहरे पे स्माइल रहती है और वो हमेशा लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं और फिर बात जब करनी होती तो वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस मीटिंग के अंदर अगर बहुत सी अच्छी बातें भी होंगी तो ये एक जेस्चर जो आया है
कि वो खुश नहीं है, वो उन्होंने मुलाकात के आगाज़ में ही दे दिया। तो उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा ना कि नवाज शरीफ इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि वो पैगाम दे रहे हैं कि आप इस मामले में ना पड़ें और फिर जो कुछ आर्मी चीफ चाहते हैं वो होने दें, जो कि एक तासुर भी है। और वो चाहते हैं कि हमको ऐसा फ़ैसला ना करें। ये एक इतला है ना कि नवाज शरीफ नहीं मानते। नवाज शरीफ जो है वो जल्दबाजी को एक्सटेंशन देने पर राज़ी नहीं है और वो चाहते हैं कोई नया आर्मी चीफ लगा दिया जाए और जिसकी टर्न है उसको लगाया जाए, ताकि फ़ौज का एक सिस्टम है वो बरकरार रही है। उनका अपना ख्याल है। और बाकी यहाँ से हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम लोग चाहते हैं कि आर्मी चीफ अगर चाहे तो एक्सटेंशन ले ले, चाहे तो रिटायर हो जाए। तो इस ऑप्शन के ऊपर वो ख्वाजा आसिफ साहब चाहते हैं कि हम उस फैसले में हार्ड लाइन ना लें कि हमने ज़बरदस्ती आर्मी चीफ को रिटायर करने की कोशिश की या एक्सटेंशन नहीं दी तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई। जिस तरह पिछले नवंबर में इमरान खान के साथ हुआ था, उन्होंने DISI को हटाने से इनकार किया और उसके बाद उनकी हुकूमत मुश्किलात का शिकार हुई। तो उस तरह का एपिसोड ना दोहराया जाए। तो मैं इस बयान से ख्वाजा आसिफ के मुझे ये तासुर मिला है कि ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि आराम ना हुकूमत कर रहे हैं, करन दो, जो कुछ वो चाहते हैं वो मान लें। तो कल को जो हमने इमरान खान साहब उनकी मानने के लिए तैयार है, अगर हम मानते रहेंगे तो हम भी हुकूमत करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। एक बात तो तय है कि इसका मतलब ये कि बॉल अभी भी हुकूमत के कोर्ट में है और हुकूमत को इसका फैसला करना है। हुकूमत चाहे तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सकती है, हुकूमत चाहे तो एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ जो है वो इस मामले में शायद अभी तक ख़ुद को कन्विंस नहीं कर पाए कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, या वो समझते हैं कि इसको ये नहीं होना चाहिए। अब कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच। वो इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर मुल्की फंडिंग है उसके केस की समाअत कर रहा है मंडे से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कल से शुरू हो रहा है। और चीफ इलेक्शन कमीशनर डॉक्टर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में निसार अहमद दुरानी, शाह महमूद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खां पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच ये इस केस की समाअत कर रहा है। इसके एक रुकन जो है उनके ऊपर इतराज़ कर दिया निसार अहमद दुरानी के ऊपर तहरीक इंसाफ ने, जो सिंध से रुकन है। लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है तो अब उनके इतराज़ की वैल्यू क्या है, तो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच और 5 दीगर अरकान ने कौमी असम्बली तोशाखाना से हासिल करदा कीमती तहफ़ों को अपने सासों में डिक्लेयर ना करने पर नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखा है। ये तोशाखाना रेफरेंस है जिसकी कल से समाअत शुरू होनी है। मियाँ शहबाज शरीफ ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है मीडिया से, वो भी आपको दिखाएंगे। वो उस प्रोग्राम के आखिर में आपको मैं लिंक कर दूंगा, आप देखिएगा। लेकिन जो इतलात है वो ये है कि फ़ैसला ये हुआ है लंदन मुलाकात के दौरान के इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और बाकी फिर जो बाकी के मामला है वो हुकूमत खुद देख ले। अब कोई जो कुछ हम कर चुके हैं, जो यानी उस मुलाकात की जो आउटकम आई, आउटलाइन आई है, वो ये है कि हमने अपने वोट बैंक को काफ़ी दाव पे लगा दिया है। तो अब ऐसा कोई हमें काम नहीं करना चाहिए कि हम कबल वक्त इलेक्शन में चले जाएं। बाकी का जो वक्त है वो हम मॉइशर को ठीक करके वापस अपना वोट बैंक रिस्टोर करें, इसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर ये भी कहा गया जी कि इमरान खान के जो हवाले से केसेस हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सैलाब ज़दगान के लिए अभी तक कितनी बैरूनी इमदाद जो है वो इस वक्त तक पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है? दोस्त ममालिक और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज, हवाई जहाज, बहरी अपना ट्रेन आ रही हैं, बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी दिल खोल कर एहतियात दे रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतें भी भरपूर अपनी फ़र्ज की अदायगी कर रही है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर ख़ानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। और इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह जो बाकी पानी, खुराक, तंबू और ये फेडरल गवर्नमेंट भी NDMA के जरिए और सूबाई हुकूमतें भी PDMA के जरिए काम कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान भी पूरी तरह इसमें पूरी कौम जो है वो जो दुख की इंसानियत के लिए दिन रात खिदमत कर रही है। महंगाई के हवाले से कुछ हुआ है?
थैंक यू। तो अब तक के लिए इतने ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।